बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आज 3 के बजाय 4 रुकनी बेंच है, लार्जर बेंच है। हमने मरियम नवाज साहिबा को शामिल किया है। ये असली वाली मरियम नवाज है, मीन्स के साफियों वाली मरियम नवाज है। जियो न्यूज़ से इनका ताल्लुक है। ये वज़ीर आला पंजाब नहीं है, इसलिए कोई दरखास्तें लेके यहाँ पे ना आए। आज मामला कुछ यूँ हुआ जी कि फौजी अदालतों का केस था और 15 से 20 मुल्ज़मान की ईद से पहले रिहाई की नवीद अटारनी जनरल ने सुनाई और अदालत ने अपना जो हुक्म इम्तना दिया हुआ था कि फौजी अदालतें ट्रायल मुकम्मल करें लेकिन फैसला ना सुनाए, वो इन मुल्ज़मान की हद तक उन्होंने ये कहा है कि फैसले सुना दिए जाएँ। अब इनमें सारे बरी होने वाले नहीं हैं, सारे बेगुनाह नहीं हैं। इनमें अटारनी जनरल ने कहा 3 कैटेगरीज़ हैं। एक वो हैं जो बरी हो जाएंगे, दूसरे वो हैं जिनकी सज़ाएँ कम हैं और फिर उनको बाद में रियायत मिलेंगी, लेकिन 3 स्टेप्स में ये मामला होगा। पहली फुर्सत में फैसला सुनाया जाएगा, दूसरे स्टेप के अंदर जाके आर्मी चीफ इस सज़ाओं की तौसीक करेंगे जिनकी सज़ाएँ होंगी। तीसरी स्टेप में जाके जो 382B की रेमिशन है, मीन्स के जो उनका कैद का अरसा है, जितनी देर वो गिरफ्तार रहे, वो सज़ा में शामिल होगा। और बाकी जो ईद पे 3-3 माह की रियायतें होती हैं, वो आर्मी चीफ को इख्तियार है, वो दे के इनको ईद से पहले रिहा कर देंगे। ये यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट का कराई गई है। अब बाकी जो सज़ाएँ हैं, मुल्ज़मान हैं, तकरीबन 100 बनते हैं, 20 निकालने के बाद 85। उन बाकी 85 मुल्ज़मान में से किन की सज़ाएँ 3 साल से कम हैं, वो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांग ली है अब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से, और ईद के बाद ये लिस्ट सामने आएगी। और बाकी जो 85 मुल्ज़मान हैं वो फ़ौज की तहवील में ही ईद गुजारेंगे, वहीं पे ईद की नमाज़ अदा करेंगे। आज क्योंकि खास लेडीज़ फर्स्ट है तो मरियम नवाज से शुरू करते हैं। मरियम, बताइएगा थोड़ा सा मजीद क्या क्या हुआ इस केस में। तो ऑर्डर तो मैंने जनरल से बता दिए। देखिए, अब जो सिविलियंस हैं पिछले 10 माह से फ़ौजी तहवील में हैं, 9 और 10 मई के वाक़यात के तनाज़ुर में, उनके बारे में अब सुप्रीम कोर्ट ने ये एक अपनी तरफ से तो रिलीफ़ दिया है, लेकिन उस रिलीफ़ को देते हुए एक तरह सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को, यानी उनके इख्तियार समात को एक्सेप्ट कर रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ही पहले अटॉर्नी जनरल ने, आपको याद होगा, जब अगस्त में साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में लार्जर बेंच समात करा था, तो तब यकीन दहानी कराई थी कि इन मुल्ज़मान के जो सेंटेंसेस हैं वो कम से कम 2 से 3 साल होंगे, इससे ऊपर यानी बड़ी सज़ाएँ, संगीन सज़ाएँ किसी की भी नहीं है, क्योंकि साथ ये भी संगीन कहते हैं अक्सरियत भरी हो जाएगी, बाकियों की सज़ाएँ भी 2 साल तक है। बिल्कुल, और वो अक्सरियत आज 15 से 20 लोगों की निकली। और उसके अलावा जो 85 हैं, उनके बारे में भी अभी अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं कि हम हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि उनकी सज़ाएँ कम हैं। इस पर अब जो दूसरी तरफ के वकील थे, वो तो तिलमिला उठे सब, और उन्होंने शोर डाल दिया कि आपने पहले खुद ऑन ओथ ये बात कही, अदालत के अंदर अदालत का ऑर्डर मौजूद है आपकी यकीन दहानी के साथ, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं, इन अफराद की जो सेंटेंसेस हैं वो मिलिट्री कोर्ट बता सकती है कि कितनी लंबी होगी। अब जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इन लोगों को ट्राई किया जा रहा है, इनका जो ट्रायल अब मुकम्मल भी हुआ हुआ है, तो इनकी सज़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल यानी उम्र कैद या सज़ाए मौत भी हो सकती है। तो अटॉर्नी जनरल की बात के बाद एक अजीब-सी जिसे आप कहते हैं सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि आपने पहले ही कहा कि ये 2 से 3 साल के ऑफेंसेस, और आपको याद भी होगा कि अगर कोई 9 और 10 मई के वाक़यात को दुरुस्त मान भी लेती है, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुए भी हैं फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले, तो उन हमलों की नोयत कोई इतनी संगीन नहीं थी कि आपकी सारी तनसीबात टूट-फूट गई थी और इन अफराद को अब सज़ाए मौत दी जाए या फिर उनको उम्र कैद दी जाए। तो ये काफ़ी वेग किस्म का आर्ग्यूमेंट आया। दूसरा मसला बेंच का है। बेंच के अंदर अब एक जो नई एडिशन है, जैसे शाहिद वहीद, उनका स्टांस कुछ मुख्तलिफ है। उन्होंने तो आज ये भी कह दिया कि हम अपना आर्टिकल 187 के तहत इख्तियार समात इस्तेमाल करते हुए क्यों ना मुकम्मल इंसाफ का जो तकाजा पूरा करने से मुतालिक शिक है, उसको इस्तेमाल करते हुए ये जो फ़ौजी अदालतों वाला पूरा सिचुएशन है उसको मुअत्तल कर दे जब तक हम फैसला नहीं कर लेते। और उसके अलावा इन तमाम अफराद को, जिनका कि अटॉर्नी जनरल ने आज 2 मजीद बता दिए कि टोटल 105 है, 105 इनको ज़मानत क्यों ना दे दें। अब उनकी बात को ज़्यादा खातिर में ही नहीं लाया गया। उनके साथी जजेस जो बेंच में बैठे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जो कि बहुत डिफेंड करते नजर आ रहे हैं सारे मामले को, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, देखें, अगर एटीसी के अंदर इनका ट्रायल हो रहा होता, यानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, तो वहाँ पर तो कम अज़ कम इनको सजाए मौत होती। हम तो फिर भी इनको रिलीफ दे रहे हैं। तो यानी आप लोगों के बुनियादी हक उनको देते हुए एहसान जता रहे हैं, और उसके अलावा अब एक तरह से दोबारा अपना माइंड भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली और अब आपने दोबारा इस केस को 1 महीने तक एडजर्न कर दिया, ये कहते हुए कि पहले जो छूटता है उनको तो छोड़ दें, और उसके बाद अभी आपने बेंच के ऊपर एतराज़ को भी सुनना है। आपने जो हुकूमत की जानिब से निजी वकला इंगेज किए गए हैं वो भी सुनना है। उसके अलावा जो अगर ये बेंच दोबारा टूट जाता है और दोबारा चला जाता है, तो इसका मतलब है जो 10 माह से अंदर है वो अपने आप को अगले 2 साल भी अंदर ही समझे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जल्दी जल्दी इस पर फैसला करती दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल सुहेल साहब, ये जो अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई थी, कोर्ट को जब एक यकीन दहानी करा दी जाए गवर्नमेंट की जानिब से और फौजी हुकाम के थ्रू, उन्होंने कहा था जी मैं उनके बिहाफ पे आपको यकीन दहानी करा रहा हूँ हाईएस्ट फोरम से बात करके, उससे जब वो मुकर रहे हैं अपनी बात से फिरना शुरू हो जाए, इसके असरात क्या होंगे, लॉ क्या कहता है इस हवाले से?
देखें, इसके असरात लॉ तो तब देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को तस्लीम कर रही हो कि अटॉर्नी जनरल मुकर रहे हैं। फैसल सिद्दीकी ने पॉइंट आउट किया सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने उसके ऊपर तो अपनी ऑब्जर्वेशन तक नहीं दी, ना ही पूछा कि ये आपने ऐसा किया था। और वैसे भी वो पहले मेन केस की हद तक था, अटॉर्नी जनरल ये कह देंगे कि अपीलों में तो मैंने ऐसा ऐसा कहा ही नहीं। तो उनके पास रास्ते हैं। कहने की बात यह है कि एक गाड़ी जब चलती है ना, ले मैंने बता देता हूँ, तो उसके आगे ना लगा दिया जाता है बोर्ड की अब कहाँ जा रही है। हाँ जी। तो अपीलें जैसे चल पड़ी हैं तो मुझे लगता है कि अपील मंजूरी की तरफ जा रही है, इसलिए कि जब आप 15 से 20 लोगों को छोड़ने जा रहे हैं तो इट मीन्स कि ये तो नहीं होगा कि आप 2 महीने बाद कि नहीं मिलिट्री कोर्ट्स का दायरा इख्तियार नहीं था, ये बंदे दोबारा अंदर हो जाएं। आप अपीलें मंजूर ही करेंगे तो इनका रिलीफ बरकरार रहेगा, वरना तो ये दोबारा ATC के तहत मुलजम बन जाएंगे, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स का इख्तियार जो आप नहीं मान रहे। तो जब आप 15 से 20 का ये मान रहे हैं और फिर साथ फैसल सिद्दीकी एडवोकेट साहब ने आज ये भी कहा कि मैं बड़ा लाइव सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको कि अगर सस्पेंड करने की गारंटी दी जाए बाकियों की भी सेंटेंस, तो उनके भी फैसले सुना दें। जब तमाम 103 या 105 की फैसले आ जाएंगे और नेक्स्ट डेट में मेरा ख्याल है इस पर हो जाएगा, इस तरफ मामला चला जाएगा तो उनको भी छोड़ें जी। जब मुलजमान ही निकल जाएंगे तो उसके बाद अपील में रह किया जाएगा एक नुकता जी के है या नहीं है, उसमें 2(1)D वगैरह को उड़ा के तो बस अपीलें जुजवी येलो हो जाएंगी। वो जो एक इम्पैक्टफुल फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, पूरे इम्पैक्ट के साथ ना तो वो बरकरार रहता नज़र आ रहा है, बल्कि मामूली इम्पैक्ट के साथ भी मुझे अब मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि बेंच के जो अरकान के मेम्बरान की ऑब्जर्वेशन आज भी मैंने देखी हैं। जैसे शाहिद वहीद ने एक ज़मानत देने की बात की कि ज़मानत का अगर राइट, अगर आप कहते हैं ना यही डिस्कस हो रहा है ना कि वो गलत बंदा अंदर ना रहे, तो अगर ज़मानत बनती है तो उनको ज़मानत दे देना, कत्ल तो किसी ने नहीं किया। मैं साथ एक और चीज़ की तरफ जाना चाहूँगा कि आज 2 मई के कुछ दीगर जो सिविल कोर्ट्स में ATC का जो कहते हैं कि ATC की दफात अगर लगी हो तो वहाँ सजाए मौत होगी। ATC में सजाए मौत तो आखिरी फैसले में होगी, उसके बाद अपील के फोरम में। अभी तो ATC में जो मुलजमान हैं वो अपनी दफात चैलेंज कर रहे हैं, जमानतों के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनको रिलीफ मिल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से मिला है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुशकिस्मती से तोड़ फोड़ वाकयात में कोई जख्मी हुआ, ना मुलजमान से कोई असला बरामद हुआ। मुझे अपना 9 मई का ये वाली ऑब्जर्वेशन जो है, खुशकिस्मती से ना तोड़ फोड़ में कोई जख्मी हुआ, ना किसी से असला मिला। ये 9 मई के बहुत सारे मुलजमान पे नहीं चला जाएगा फिर, बिल्कुल तो जब सिविल कोर्ट में होंगे तो ये साथ ये भी कहा गया है, खुशकिस्मती सिविल कोर्ट में होंगे तो अच्छा इसमें ऐड करें, साथ ये भी कहा गया है कि जो मुल्जिमान का किरदार है सारी तोड़ फोड़ में क्या था, ये तो एविडेंस रिकॉर्ड करके ट्रायल कोर्ट तयन कर सकती है और अमूमी इल्जामात के ऊपर किसी को हम गैर मुइन्ना मुद्दत तक जेल में नहीं रख सकते, इसलिए बेल दी गई। ये अलग बात है कि बाद में उनको वो MPO के तहत कल गिरफ्तार कर लिया गया। सरदार अब्दुल राजिक साहब बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं जुगरान साहब इस तरह मरियम बता रही थी कि 103, अच्छा ये एक अजीब आज, अच्छा 103 पहले थे, हसान नियाजी और उनका जो दोस्त अरेस्ट हुआ वो मिला के अब 105 जनरल साहब ने अदालत के अंदर मतलब अपना पैंत मौका बदला, वो यू टर्न लिया। पहले 103 लोग थे, अब 105 हो गए। पहले कहते थे जी कि अदालत के अंदर 2 या 3 साल सजा होगी, आज उन्होंने एक नई कहानी अदालत के सामने पेश की, सजा की अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो सजा दी जाएगी। अब एक नई कहानी उन्होंने अदालत के सामने ये रखी है। जिस तरह मरियम कह रही थी कि शायद वही साहब ने बात की है और डिफेंड कर रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि यार ये जस्टिस मोहम्मद अली मदर पता नहीं वो उनकी तरफ से जज बैठे हुए या वकील बनकर यहाँ पर कर रहे हैं जनाब, क्यों ना जी वो उन्हें पूरे उसको डिफेंड कर रहे थे। अरफान सादत साहब ने बात की उनको छोड़ने के हवाले से, और जैसे शाहिद वहीद साहब ने कहा, जिस तरह सोहेल साहब ने बताया कि हम इनको छोड़ दें, फिर ये कहा जी कि अदालतों ATC में, अच्छा मोहम्मद अली मदर साहब कह रहे हैं कि ATC में केस होता तो इन लोगों को सजाए मौत हो जाती, और भाई ATC में केस जाता है सजाए मौत होती है, वो तो लोअर को एक आपका कोर्ट है वहां से आगे जाता है, अपील होती है, लोग छूट जाते हैं, यहाँ से रिलीफ मिलता है। और दूसरा ये कि फिर पेश कर रहे थे ATC में तो ट्रायल फिर होता CRPC के तहत, वहां पर तोहिन कह रहा कानून शहादत का इतलाक होता, फिर आपको वीडियोस के फोरेंसिक कराने पड़ते, वो तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है, वो तो फैसला ना होने वाली बात है। अफजा कैंप में 5 लोगों को जो जमानत दी गई, आज वो सोहेल साहब भी पढ़ रहे थे। भाई ये बताया कि यार उस दिन वो जस्टिस जमाल मंदोखेल जो बेंच के सरबराह थे, वो बार बार पूछ रहे थे कि हमें ये बताएं कि कोई किसी का नुकसान क्या हुआ है, कोई कत्ल किया गया, कोई फुटेज है, कोई बम किसी से निकला, कोई वेपन, कोई गन निकली किसी से, कुछ भी नहीं, सबूत कुछ नहीं है। बस ये 9 मई वाले लोग पकड़े हुए हैं, बस सबूत उनके पास कुछ है ही नहीं है। बहरहाल अगर वो केस पता नहीं कितना मजबूत है कितना कचल, पता है MPO के तहत जो उनको गिरफ्तार किया गया, उस मामले की जो हसासियत है ना उसको 2 तरह से देखना चाहिए। एक चीज जो आर्ग्यू नहीं हो रही सारे केस में, ना पहले ना अब, कि इसमें ये देखना चाहिए कि हम इसको वो कर रहे हैं कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्स, ये करना चाहिए कि 9 मई वाले मिलिट्री कोर्स के उसमें जाते हैं डोमेन में या नहीं, उसमें दोनों साइडों की बचत हो जाएगी। बिल्कुल सिविलियन की टर्म पे जब जाते हैं ना आप,
तो उसमें फिर वो जो दूसरी तरफ से आ जाता है कि उसमें तो दहशतगर्द जो है असल, जिन्होंने बाकायदा अंदर जीएसपी वगैरह पे हमला किया था, उसमें तो उनको फिर रिलीफ हाँ, मिलेगा, होती तो वो रास्ता भी निकल जाएगा, सिविलियन। ठीक है, ये तो वो भी सिविलियन ही। तो आप ये टर्म क्यों नहीं यूज करते कि एक मुल्क का इतना बड़ा वाकया हुआ है, तो आप 9 मई को सामने रखें कि 9 मई वालों के ऊपर जो लोग निकले हैं ये एक्ट लागू होता है या नहीं, और उस नुक्ते की हद तक आप ऐसे डिसाइड कर दें, एग्जैक्टली आपकी बाकी चीजें सारी बच जाएंगी। जैसे सजाजुल हसन वाला जो सरबराह में बेंच ने फैसला किया था, इस पर ट्रायल कलअदम करार दिया था, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि 9 और 10 मई का जो ट्रायल है वो उसमें होगा। तो अब आपको मरियम केस ये कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? फाइनल रिमार्क्स आपके। मुझे तो ये लगता है कि अब जब बेंच के ऊपर एतराज़ात पहले उठेंगे, फिर इन अपीलों के काबिल समाअत होने का मुद्दा आएगा, उसके बाद ये जो 15-20 से ज़्यादा वकला की फ़ौज अदालत में बैठी होती है और वहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं होती, जब वो अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स शुरू करेंगे तो वो पहले तो अपीलों के मेरिट्स पे ही जाते जाते ना साल लग जाएगा। और आप बेंच की सिर्फ ये देखें कि फुर्ती कि जिस हद तक वो समझ रहे थे कि उन्हें रिलीफ देना है ताकि कुछ जो उनके ऊपर होने वाली तनकीद है वो कम हो जाए, वो उन्होंने दे दिया और फिर केस की समाअत को बहुत आराम से 1 महीने के लिए एडजर्न कर दिया है। और दिसंबर से लेके अब तक इन इंट्रा कोर्ट अपीलों पर 4 समाअतें हुई हैं। पहले 2 समाअतें एक बेंच ने की, जिसमें ज़ाहिर है कि सिवाय इसके कि उन लोगों का ट्रायल मुकम्मल करने का ऑर्डर आया और कुछ भी नहीं था, और उसके बाद अब दूसरी समाअत है और इसमें भी लग रहा है कि मामला लटकाने की तरफ ही जा रहा है। और मुमकिन है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब अपने सर पर ये ब्लेम लेके ना जाना चाहते हों, क्योंकि ज़ाहिर है इन द एंड ऑफ द डे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और उनका सिविलियंस की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक जो स्टांस है वो हमेशा से क्लियर था। उन्होंने तो दहशतगर्दों से मुतालिक जब 21वीं आईनी तरमीम आई थी तब भी ये कहा था कि उनको भी जो आप दहशतगर्दी की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें वहाँ पे ट्राई करें, ना कि आप मिलिट्री कोर्ट्स में करें। बनता ही नहीं मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल। तो मुझे लग रहा है कि ये मामला बहुत लंबा लटकेगा और ज़ाहिर है कि मीनवाइल फिर बात इसी तरफ जाएगी कि मिलिट्री कोर्ट्स में से ज़मानत का कोई तरीक़ेकार निकल आए उन 105 अफराद का जो अंदर है। जैसे अटॉर्नी जनरल ने कहा भी था कि तरमीम शर्मीम अच्छा, आप इस बहस में पड़े हुए मिलिट्री कोर्ट्स की, तो 1:28 हो गए, आज से 32 मिनट बाद चीफ जस्टिस साहब कहाँ मुलाकात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात होनी है और उस मुलाकात की तफसीलात भी बताएंगे। एक फाइनल कमेंट राय साहब से लेते हैं, फिर क्लोजिंग करते हैं। राय साहब, शहबाज शरीफ साहब जान जाते हैं, लोग समझते हैं मांगने आ गया, मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है। तो यहाँ भी कोई मांगने तो नहीं आ रहे, पता लगे कि सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं डैम फंड की पैसे दे दो, मजबूरी है, 75 साल से आपने हमारे हाथ पटाया, तो थोड़ा सा मजीद। यहाँ पर वो मैंने एक ट्वीट भी किया था पहले, वो मरीम की बात से मैं इत्फाक करता हूँ कि उससे जो उन्होंने सिविल अदालतों मिलिट्री कोर्ट की जो वाले से उन्होंने बात की कि लंबा चलेगा, कूलिंग डाउन करेंगे, किसी न किसी तरह दिवानी रास्ता निकलेगा। वो क्या, मैं कुरून ओला के अगर मुताला करें ना आप, तो वो पहले काजी की अदालत में हक में वक्त जाते थे, खुद को उन पर जमात लगते थे सफाई देने के लिए। यहाँ आज हक में वक्त जो है वो आ रहा है अदालत को सरेंडर करवाने के लिए। अदालत सरेंडर करे जी, पहले वो हक में वक्त सरेंडर खुद करता था अदालत के सामने, ये आ रहे जनाब की अदालत सरेंडर करे और जो हो रहा है उसको चलने दिया जाए। नहीं, और कभी इम्कान है कि शहबाज शरीफ अब ये पेशकश करें कि हुकूमत आला सदी कमीशन बना के इसकी तहकीकात कराएगी। या काजी साहब कितनी दफा मुतद्दद बार, आप तीनों लोग, मेरे हम चारों लोग अंदर होते हैं, मुतद्दद बार ये सर काजी साहब नहीं बनाएंगे ना, गवर्नमेंट बनाएगी। वो ये हमेशा ये कहते होते कि कोई ऐसा वाकया हो, संगीन वाकया हो, उसको दफन करना हो तो आप कमीशन बना दे। वो मुतद्दद बार ये कह चुके हैं, ये किस तरह करेंगे यार। वो यही बताने के लिए करते थे कि जब कोई ऐसा वाकया होगा तो हम कमीशन बना के उसे दफन कर देंगे। बहरहाल अब देखते हैं कि अगर ये कमीशन की आज पेशकश वो करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो फिर वो कमीशन नाम बदलने का ऑप्शन कल पाकिस्तान बार कौंसिल ने दिया है शाम को, दूसरे एलामिये में उन्होंने कहा कमेटी, 3 रुकनी कमेटी सीनियर जजेस की। अब सीनियर जजेस में चीफ साहब तो खुद शामिल नहीं होंगे मेरा ख्याल है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह और फिर बाकी तरतीब आप देख लें। तो फिर वो जजेस की राय को फिर आगे सुनेगा कौन? वो अगर मंसूर अली शाह साहब उसमें शामिल होंगे तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे नहीं जा सकते। अगर जज 6 कसूरवार निकले तो फिर वो वहाँ भी नहीं बैठ सकेंगे। अब आप कहते हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में कमेटी बनाई जाए, मतलब कड़मास तो ऐसे ही बनना है। फिर उसके बाद ये केस अपीलों में भी आना है, तो फिर उस पर भी होगा कि इस जज ने तो कमीशन में था, ये उस काउंसिल में था, तो सुनेगा कौन? अब मेरा ख्याल है कि वो रिटायर्ड आईजी को बिठा देंगे तफ्तीश के लिए। जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ आजकल एक बड़ी और कैंपेन में बाकायदा फील कर रहा हूँ कि जी उस वक्त तो अतर मिनल्ला बेनिफिशरी थे, जब शौकत सिद्दीकी साहब बोले थे भाई अतर मिनल्ला कैसे हमने कल भी ये बात कही थी कि आपने व्लॉग में, आपको याद होगा, हम कह रहे थे कि यार वो तो इतने जूनियर थे कि वो ना किसी कॉन्स्पिरेसी में आ सकते थे। नहीं चलें जी, वो बेनिफिशरी थी, मैं कहते हैं इनको उठा के उनको लगाया गया। उन्होंने कौन सा रिलीफ उनको दे दिया लगाने वालों को? कोई भी नहीं। सबसे ज्यादा अग्रीव्ड उनके फैसलों से फिर रहे। वो नैब में जब कोई बेल नहीं देता था, सुप्रीम कोर्ट नहीं देती थी, उन्होंने जरदारी वगैरह को बेल दिया, जो सदर पाकिस्तान बने हुए उनको 5 केसेस में नवाज शरीफ को बेल दी, रिहा किया, मरियम को रिहा किया। जस्टिस मसरूर अख्तर कियानी और जस्टिस अमर फारूक साहब ने मरियम नवाज को, कैप्टन साहब को बरी दी थी यार। पनामा केस की हवा निकालने वाले जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है। जस्टिस आमिर फारूक ने तो कभी रिमार्क्स भी नहीं दिए ना। बिल्कुल ऐसे ठीक है।
तो उसके बाद अब फिर अच्छा जी कि ये जजेस उस वक्त चुप रहे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कहने के अलावा बाकी 5 जजेस उस वक्त जज थे ही नहीं हाई कोर्ट के। और सिद्दीकी उसके साहब बाद मोहतरम, अब कल एक टीवी चैनल पे मैं उनका क्लिप मैंने देखा, वो कह रहे थे जी ये बाद में शायद जज बने, मैंने बेटी की शादी पे बुलाया तो ये आई नहीं, तो इन साहब ने गठजोड़ करके मेरा बाइकआउट किया था। अब शादी पे ना जाने ये पे भी शिकवा इस हद तक उनका ये, क्योंकि उस वक्त भी सिद्दीकी साहब दुखी थे जब ये मामला हुआ था शादी वाला कि जी देखें शादी में तो आ ही सकते थे, मैंने शादी पे बुलाया तो मेरे साथ वो नहीं आए। तो ये पता निजी चले वो मामला है, शादी लेकिन वो मामले खुद को ना लेके लेके आए। जाएं, क्योंकि लेकिन फैमिली का ये है कि बहरहाल एक साथी का बाइकाट ऐसे में नहीं करना चाहिए, नहीं करना मेरी चाहिए, जाती लेकिन उन्होंने टीवी गुल पर हसन और बाइकाट रंगीब साहब की तारीफ की कि वो मेरे साथ मैसेजेस वैसे हाँ, मुझे करते रहे। हाँ, बहरहाल बाइकाट अभी शहबाज शरीफ साहब की आमद में चंद ही लम्हे रह गए हैं, उसके बाद फिर मुलाकात होगी, फिर फुल कोर्ट इजलास होगा, शायद आज एलामिया आ जाए या हम साहब को लामा आ जाए, जो भी आएगा उससे भी आपको आगाह करेंगे शाम के व्लॉग में। आज इस वक्त तक के लिए इतना ही, टिल देन अल्लाह हाफिज।